हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे SBFC फिनांस IPO की। तो हम ये समझेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उससे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई फिनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। मतलब अपने लिए एनालिसिस करता हूँ, ना ही मैं इक्विटी सेल करता हूँ, ना ही मैं म्यूचुअल फंड सेल करूँगा आपको। और जो मैं स्टॉक, अगर इसमें नाम आया किसी और स्टॉक का, तो उसमें हो सकता है कि मेरा पोजीशन हो या हो सकता है नहीं हो। SBFC फिनांस का IPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 3 अगस्त से 7 अगस्त तक, यानी कि मंडे तक ओपन रहेगा। 260 शेयर्स का लॉट साइज़ है, यानी कि पर लॉट आपको 14,800 समथिंग का पड़ना चाहिए। टोटल इशू साइज 1,025 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब जो ये पैसा है वो वापस कंपनी के पास ही जा रहा है, तो उससे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने का काम करेगी। और बाकी जो 425 करोड़ है वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स वो बेच रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप SBFC फिनांस के एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SBFC फिनांस करता क्या है। देखिए, पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका प्राइमरी कस्टमर बेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। थोड़ा बहुत सैलरीड क्लास को भी देता है, लेकिन जो मेन कस्टमर है वो बेसिकली MSME सेगमेंट में आते हैं। क्योंकि MSME को एक तो आसानी से लोन मिलता नहीं है, और जो बैंक या NBFC लोन देते हैं उनके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो टोटल फोकस नहीं कर पाते हैं। जबकि आप इंडिया का डेमोग्राफी देखेंगे, ये 7 करोड़ या तो छोटे बिजनेसेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। तो आप पाएंगे कि MSME सबसे ज़्यादा अंडरसर्व्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ये GDP का 33% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ जॉब भी, जो इंडिया के पूरे जॉब्स हैं उसमें भी 1/3 हिस्सा इस सेगमेंट से आता है। लेकिन फिर भी इनको लोन मिलना सबसे मुश्किल है। प्राइमरी रीजन बीइंग कि उनके पास सिक्योरिटी देने के लिए नहीं होता है। लेकिन SBFC फिनांस इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोन चुनिंदा MSME कस्टमर्स को देती है सिक्योर्ड बेसिस पे। यानी अगर लोन दे रही है तो उसके सिक्योरिटी के लिए या तो ज़मीन के कागज़ गिरवी रखवाएगी, या फिर गोल्ड रखेंगे, या अगर आपका डिपॉजिट है या शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा। देखिए, MSME फिनांसिंग में सबसे बड़ा रिस्क है फंड का वापस ना आना, मतलब बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर दे। और चूंकि ये NBFC सिक्योर्ड लोन ज़्यादा करती है तो NPA भी कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि SBFC फिनांस के ज़्यादातर कस्टमर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड रीजन से आते हैं। मतलब या तो इनको ज़रूरत से कम लोन मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा है। और जब हम बोल रहे हैं कि मिल रहा है या मिल नहीं रहा है, मतलब कि ट्रेडिशनल बैंक्स से, तो एक तरफ साहूकार मनी लेंडर, दूसरी तरफ बैंक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड, साहूकार इंडिविजुअल, इन दोनों के बीच में इस तरह की NBFC आती हैं। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी सेट बहुत बड़ा है। ये हमने कंपनी की वेबसाइट से लिया है, जो कि उन्होंने सोर्स किया है क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट से। इसके हिसाब से इंडिया में 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, और जो 20% MSMEs हैं इनमें से सिर्फ वही फॉर्मल बैंकिंग चैनल या फॉर्मल NBFC चैनल के थ्रू लोन ले रहे हैं। बाकी 80% या तो इनफॉर्मल तरीके से ले रहे हैं लोन, यानी किसी दोस्त से उधार ले लिया, किसी रिश्तेदार से ले लिया, या सबसे बुरा जो कंडीशन है वो किसी मनी लेंडर से ले लिया, साहूकार से ले लिया। तो प्रेडेटरी प्राइस पे लोन देते हैं वो लोग। पता नहीं आपने प्रेमचंद की 2 बीघा ज़मीन पढ़ी है कि नहीं, लेकिन उसे आप पढ़िए तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको पहले किस रेट से चलता था। अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है गाँव में, और ये कंपनी बेसिकली छोटे शहरों या गाँव में ही ऑपरेट करती है। सेम क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से 106 लाख करोड़ का मार्केट साइज है। मार्केट साइज मतलब इतना डिमांड है क्रेडिट का सिर्फ MSME में। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कितना हाई है।
जब कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उसको सबसे पहले तो एप्लीकेशन देना होता है सेबी को कि भाई साहब हम आईपीओ ला रहे हैं। उसके साथ में उन्हें देना होता है डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें उनको अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है, क्या लोन है, क्या कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्या कंपटीशन है और कहाँ से बिजनेस थ्रेट है, कहाँ से बिजनेस बेनिफिट है। और जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो उन्हें रिवाइज्ड आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करना होता है जो कि अपडेटेड होता है, जिसमें डीआरएचपी के बाद का जो भी डेटा है या जो भी चेंजेज हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट में उसका इनकॉर्पोरेट करना जरूरी होता है। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है तो इसमें झूठ लिखने का या मैनिपुलेट करने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो चाहे आप इन्वेस्टर हो या ना हो, आप इसमें अप्लाई करें या ना करें, लेकिन किसी भी कंपनी का आईपीओ में जब उसका आप आरएचपी या डीआरएचपी पढ़ते हैं तो आपको बिजनेस का एक सेंस मिलता है कि बिजनेस मॉडल कैसे है, बिजनेस कैसे काम करता है, और ये आपको इन जनरल भी बिजनेस समझने में बहुत मदद करता है। तो आप चाहे इन्वेस्ट करें ना करें लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर। तो वापस कंपनी पर आते हैं। कंपनी के 16 स्टेट्स में 105 सिटीज़ के अंदर 137 ब्रांचेज हैं, यानी बहुत छोटा बिजनेस है अभी। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि 2008 में ही शुरू हुआ है और जो प्रेजेंट मैनेजमेंट के साथ है वो 2017 से यानी पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। ये मेनली कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये इनके मेजर ऑपरेटिंग एरियाज़ हैं। तो प्रोमोटर देखिए कौन है, SBFC होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेयरमंट फिनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, आर्पवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP, आर्पवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और 845 सर्विस LLP। इन सब का मिला के लगभग 80% है। यहाँ 78.83 लिखा है, लेकिन वेबसाइट पे में जो मुझे मिला उसमें 80.5 समथिंग लिखा हुआ था, तो आप लोग एक बार देख लेना। पोस्ट इशू होल्डिंग 64% है, यानी लगभग 15% डाइवेस्ट कर रहे हैं लोग। अभी के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं वो पिछले 6 साल से कंपनी के साथ में हैं। उसके पहले ये मेप फिनसर्व या MAPE फिनसर्व के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2017 में कुछ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल्स ने मिलके जो कावी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्वायर किया था 1080 करोड़ में। जो प्रेजेंट प्रोमोटर्स हैं उसमें OFS के जरिए यानी ऑफर्स फॉर सेल के जरिए अर्पवुड 7.6% स्टेक बेच रहा है। ये 6 साल के बाद स्टेक बेच रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसका अपना 14% के समथिंग पहले से स्टेक था। जो क्लेयरमंट का 59% स्टेक है और अर्पवुड का जो बाकी का 6% है, 6-6.5%, वो अभी के लिए तो वैसे ही रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो कंपनीज़ हैं या ये जो PE इन्वेस्टर्स हैं ये अपने आप में फिनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका जो स्टेक है वो मार्केट में कभी भी सेल के लिए आ सकता है फ्यूचर में, तो एक ओवरहैंग बना रहेगा। तो ये रिस्क आपको ध्यान में रखना है। SBFC फाइनेंस फिजिकल मॉडल पर काम करती है, यानी कि बहुत फिजिकल और डिजिटल दोनों का मेल जोल। यानी कंपनी ये कहना चाह रही है कि इसके पास फिजिकल ब्रांचेस तो हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, ऐसा ये कह रहे हैं। मैंने अभी तक इनका कोई ऐप नहीं देखा है। मैं कुछ एक कस्टमर्स को जानता हूँ इनके, जो कि बता रहे हैं कि ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि वो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको बाहर कहीं और से लोन नहीं मिला फॉर वट एवर रीजन्स। तो बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस की। स्क्रीन को पॉज करके आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, पैट भी अच्छा खासा बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, बोरोविंग ठीक है, कमेंसुरेट है। देखिए पिछले 2 साल में रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ चेंज हुआ है कि जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है NII, यानी कि आप जितना लोन दे रहे हैं उस पर कितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है वापस आपके पास, उसका स्प्रेड है। स्प्रेड मतलब क्या हुआ कि आपने कितना का लोन उठाया था, उसका इंटरेस्ट चुकाने के बाद कितना बचा, वो आपका हो गया NII। तो उससे इनका सेल बढ़ गया है और ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ ही गया है। इस साल का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई लग रहा है। इसके 2 रीज़न बताए थे मैंने। एक तो कंपनी ने वाकई थोड़ा अच्छा किया है और दूसरा रीज़न ये है कि IPO आने वाला था, थोड़ा दिखाना पड़ता है। जो टोटल लोन्स हैं उसमें 79% MSME लोन है
और 18% गोल्ड लोन है। तो देखिए उस हिसाब से AUM तो बहुत अच्छा है। और NPA इनका लगातार कम होते आ रहा है। एक चीज़ आप देखेंगे कि 2022 से 2023 तक यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा जंप आया है। तो ये अक्सर होता है, जो भी कंपनी नई IPO लेके आती है वो थोड़ा सा विंडो ड्रेसिंग तो करती है। और ये जो इनके प्रोमोटर हैं वो तो खुद ही सब फिनेंशियल इन्वेस्टर हैं, तो सारे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड इनको पता है। बाकी ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब अभी तो 6 साल का ही परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं ना। उसके पहले स्ट्रक्चर ढंग से कर भी नहीं रहा था ना। वैल्यूएशंस की बात करें तो जो IPO के अपर बैंड पे जो प्राइस है वो 6065-66 करोड़ के आसपास है, जो कि 40 का PE मांग रहा है। PE देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा है भी, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि NBFC और बैंकिंग कंपनी में PE कोई मैट्रिक नहीं होता है देखने का। यहाँ आपको बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है यहाँ पे। अगर PE की ही बात करें तो अग्रेसिवली प्राइस्ड है, क्योंकि 40 का PE ज़्यादा होता है। और इसके पीयर से भी कंपेयर करके देखते हैं तो 5 स्टार बिजनेस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, या एप्टस वैली हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस हो गया, और आवास फाइनेंसियर्स हो गया, इन सभी से इसका PE ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आप PE पर ध्यान न देकर प्राइस टू बुक या ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पर ध्यान दीजिए। डेट टू इक्विटी 2.2 है, रीजनेबल है। क्योंकि देखिए बैंक और NBFC का काम है लोगों से उधार लेके किसी और को उधार देना। तो जब आपको उधार लेके ही बिजनेस करना है तो डेट टू इक्विटी तो हाई रहेगा ही आपका, तो उस हिसाब से ठीक है। EPS 1.25 ठीक है, वो तो नॉर्मल है। यहाँ एक चीज़ चिंता की बात है, वो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 10 के आसपास है। नॉर्मली हम 12 से 15 के बीच में एवरेज से थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, और 15 से ऊपर हो तो उसे अच्छा माना जाता है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको अलग से कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ROE ज़्यादा है, यानी कि आपका जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर आप ज़्यादा अमाउंट में रिटर्न बना रहे हैं, तो आप जो बाहर से उधार ले रहे हैं उस अमाउंट को कम कर सकते हैं, यानी कि कम पैसा रेज करके आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आप नॉमिनल GDP से भी कम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है तो यानी कि फ्यूचर में बहुत सारे फंड रेज होंगे, और जितना ज़्यादा फंड रेज होगा मार्केट में उतनी लिक्विडिटी आएगी, और जितनी लिक्विडिटी आएगी शेयर प्राइस के बढ़ने की अपॉर्चुनिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि NBFC बढ़ेगी ही नहीं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई नहीं है तो उसे बार बार फंड रेज करना पड़ेगा। अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी को 15% तक ले जा पाए किसी तरह से इस ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन रखते हुए, तो कमाल हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर ये ग्रोथ रेट, हालांकि जो हमारे पास पीछे का डेटा है वो कम है, लेकिन जो भी डेटा है उसके हिसाब से ग्रोथ ठीक है, उस ग्रोथ के हिसाब से इतना पैसा जो मांग रही है वाजिब है। और चूँकि मार्केट अच्छे कंडीशन में है अभी के टाइम पर, तो चलेगा। और किसी भी फिनेंशियल कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको चला कौन रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखिए, आप नाम देखिए और इसको एक बार गूगल करने की कोशिश कीजिए। ये जो भी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं ये बैंकिंग और फिनांस सेक्टर के धुरंधर हैं। गूगल कीजिए, आपको ईजिली मिल जाएगा। आप नाम यहाँ से ले लीजिए अगर आपको सर्च नहीं करना हो तो, बाकी इसे पॉज करके आप देख लीजिए। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्या हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि बुल मार्केट चल रहा है तो सब्सक्रिप्शन हाई होगा। तो अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो आप लगाइए, क्योंकि कंपनी ठीक है। मैं पर्सनली नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर IPO में पैसा नहीं लगाता हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, और HNI में पैसा लगाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि उतना पैसा फ्री रहता नहीं है।
और रिटेल में लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी लॉट अप्लाई करो मिलेगा, अगर मिलना होगा तो मिलेगा एक ही। वैसे ज़्यादातर चांस तो है कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा भी तो एक लॉट मिलेगा। 14-15 हज़ार का एक लॉट मिलेगा, डबल भी हो गया तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। तो मेरी पोर्टफोलियो में अंगड़ाई भी नहीं आएगी उससे, तो इसलिए मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए तो मैं कर लेता। अगर मुझे ये स्टॉक 40-45 रुपये में मिल गया तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मैं जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो 5-6 साल कम से कम, अनलेस की कंपनी बहुत ही ख़राब निकल गई या मैंने जिस थीसिस के हिसाब से बिज़नेस में एंटर किया था वो ख़राब हो जाए, तब तो ठीक है, आप कभी भी निकल जाओ। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझाने के लिए कोई थोड़ी ना आ रहा है आपके पास। लेकिन यूजुअली 40-45 रुपये के हिसाब से अगर मुझे ये शेयर मिलता है आज के टाइम पे, आज के बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से, तो मैं डेफिनेटली ख़रीदना चाहूँगा। और फ्यूचर में कभी डाउन हुआ तो शायद ख़रीदूँगा भी, शायद, पता नहीं। देखिए आज के डेट में तो नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर 5 साल पहले जो मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ था उस हिसाब से होता तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करता। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। बाकी 1-2 रिक्वेस्ट आई थी पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। देखिए आजकल रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हो गया सेबी का कि वो पोर्टफोलियो शेयर करना थोड़ा रिस्की लगता है। मतलब वही हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। तो अगर बड़ा चैनल होता, इससे इनकम आ रही होती तो एक बार रिस्क लेने का सोच भी सकते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने शेयर के बारे में जानना है तो आप क्वेरी लिखिए, कोशिश करेंगे अगर हमें समय मिला तो उसे एनालाइज करेंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली रिकमेंडेशन कोई नहीं होगा, जो भी आप शेयर खरीदें अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के शेयर खरीदिए, अपना रिसर्च कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि पढ़िए, सीखिए। पढ़ने सीखने के लिए रिसोर्सेज हम यहाँ पे डालते रहते हैं, कॉल हम लगभग सारी कंपनियों। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके थोड़ा अप्रिसिएशन दे दीजिए और दोस्तों और फैमिली में शेयर करके थोड़ा हमारा भी उत्साह बढ़ा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। Please subscribe and press the bell icon to never miss another update. Please like, share and comment.